हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पार्ट सेकंड सस्य विज्ञान इकोनॉमिक्स से। और हमारा तीसरा लेसन चल रहा है मृदा विज्ञान सोशल साइंस से। आज हमारी 7वीं क्लास है और आज हम अध्ययन करेंगे मृदा समस्या एवं प्रबंधन में। आज हमारा दूसरी पॉइंट है लवणीय व क्षारीय मृदाएं एवं उनका प्रबंधन। हमने अम्लीय मृदा के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है और अब हम अध्ययन करेंगे लवणीय व क्षारीय मृदाएं एवं उनका प्रबंधन। तो भारत में लवणीय व क्षारीय भूमि 10.8 मिलियन हेक्टर या 108 लाख हेक्टर है। तो भारत में लवणीय व क्षारीय भूमि कितनी है? तो है 10.8 मिलियन हेक्टर या 108 लाख हेक्टर। भारत में सर्वाधिक लवणीय व क्षारीय भूमि गुजरात में है। तो भारत में सर्वाधिक लवणीय व क्षारीय भूमि कहाँ है? तो वो है गुजरात में। राजस्थान में लवणीय व क्षारीय भूमि 10.6 लाख हेक्टर है। पूरे भारत में तो 10.8 मिलियन हेक्टर है, वह 108 लाख है, लेकिन केवल राजस्थान में लवणीय व क्षारीय भूमि 10.6 लाख हेक्टर है। राजस्थान में लवणीय व क्षारीय भूमि से प्रभावित 20 जिले। राजस्थान में लवणीय व क्षारीय भूमि से प्रभावित जिले कितने हैं? तो 20 हैं, जिनमें पाली व नागौर में सर्वाधिक लवणीय व क्षारीय भूमि प्रभावग्रस्त है। सर्वाधिक किसमें है? तो पाली व नागौर में। और कुल राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो 20 जिले लवणीय व क्षारीय से प्रभावित हैं। ये मृदाएं शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अम्लीय मृदा हमने देखी थी, वो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है उसमें उस क्षेत्र में कौन सी मृदा होती है? तो अम्लीय। लेकिन शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लवणीय व क्षारीय ग्रस्त मृदा पाई जाती है शुष्क व अर्ध शुष्क तापमान में। अगला है केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो एक करनाल हरियाणा, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। तो केंद्रीय लवणीय मृदा अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, जिसकी स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। लवणीय व क्षारीय मृदा बनने के कारण, किस कारण से लवणीय व क्षारीय मृदा बनती है? तो पहले है वर्षा की कमी। हमने पहले अध्ययन कर लिया है ये मृदाएं किस में होती है? शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पहला कारण है कि वर्षा की कमी। वार्षिक वर्षा 550 mm से कम वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा होती है? तो उसमें होती है लवणीय व क्षारीय प्रभावित मृदा। तो पहला पॉइंट हो गया वर्षा की कमी। वार्षिक वर्षा 550 mm से कम वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर कौन सी प्रभावित मृदा पाई जाती है? तो लवणीयता व क्षारीयता से प्रभावित मृदा। दूसरे खारे पानी से सिंचाई। दूसरा क्या है? खारे पानी से सिंचाई। और राजस्थान में प्रधान कारण है, राजस्थान में अधिकतर सिंचाई खारे पानी से होती है, क्योंकि यहाँ पर नदियों का अभाव है और उसमें भूमिगत जल से ज़्यादातर पानी कौन सा है? तो खारा पानी है। तो राजस्थान में ज़्यादातर सिंचाई किससे होती है? तो खारे पानी से होती है। इसलिए लवणीय व क्षारीय बनने का दूसरा कारण कौन सा है? खारे पानी से सिंचाई। तीसरा है कठोर परत का बनना। तीसरा क्या है? कठोर परत का बनना, क्योंकि लवणों का निस्पंदन नहीं होता है और ये मृदा के ऊपर एक कठोर लवण की क्या बनाते हैं? एक कठोर लवण की परत बना लेते हैं। तो चौथा हमारा है जल निकास में कमी व पानी वाष्पीकृत होना, क्योंकि खारा पानी इधर मृदा पे जमा हो जाता है तो पानी तो वाष्प हो जाता है और पीछे क्या बच जाता है? तो नमक या लवण बच जाता है, जिससे मृदा क्या हो जाती है? लवणीय व क्षारीय हो जाती है। जल निकास और वाष्पीकृत पानी का वाष्पीकृत होना यह भी कारण माना गया है। अगला है उच्च भूजल स्तर। जहाँ पर भूजल स्तर बहुत ज़्यादा है वहाँ से पानी की वो खार ऊपर मृदा के ऊपर आती है और उधर जमने लगती है, जिससे भी मृदा क्या हो जाती है? लवणीय व क्षारीय हो जाती है। तो अगला है पैतृक पदार्थ बेसाल्ट चट्टानों से बनी मृदा। हमने देखा था अम्लीय मृदाएं क्वार्ट्ज व ग्रेनाइट से बनी मृदाएं क्या होती थी? अम्लीय होती थी, लेकिन बेसाल्ट चट्टानों से बनी मृदा क्या होती है?
लवणीय व क्षारीय मृदा होती है। तो लवणीय व क्षारीय बनने के कारण वर्षा की कमी, खारे पानी से सिंचाई, कठोर परत का बनना, जल निकास में कमी व पानी वाष्पीकृत होना, उच्च भूजल स्तर होना और पेतक पदार्थ बेसाल चट्टानों से बनी मृदा। अब इस समस्याग्रस्त भूमियों के प्रकार, तो पहले देखेंगे हम प्रकार, रंग, पीएच मान, नाम, गेद्रेज के अनुसार और आयन, विद्युत चालक 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और विनिमयशील सोडियम जिसे हम ESP कहते हैं। तो पहला प्रकार है हमारा लवणीय क्षारीय। पहला प्रकार कौन सा है? तो लवणीय जिसे हम क्या कहते हैं? सेलाइन कहते हैं। लवणीय मृदा क्या कहते हैं? तो सेलाइन कहते हैं। और इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। लवण का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और इसका पीएच मान 8.5 से कम होता है। लवणीय मृदा का पीएच मान क्या होता है? 8.5 से कम होता है। और इसका नाम गेद्रेज ने क्या दिया? तो सोलन चाक। लवणीय मृदा का गेद्रेज ने क्या नाम दिया? तो सोलन चाक। और इसमें आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड व सल्फाइड पाए जाते हैं। इसमें विद्युत चालक 25% ताप पर तो 4 से अधिक। इसकी विद्युत चालकता कितनी होती है? तो होती है 4 से अधिक। अगला है विनिमय सोडियम या ESP कितनी होती है? तो 15 से कम। दूसरा प्रकार है क्षारीय जिसे हम सोडियम कहते हैं और इसका रंग क्या होता है? काला होता है और पीएच मान 8.5 अधिक होता है। नाम गेद्रेज ने इसका सोलोनट्स दिया। और इसमें आयन Na+, CO3- और HCO3- और इसकी विद्युत चालकता 4 से कम होती है। और इसमें विनिमय सोडियम या ESP 15% से अधिक होती है। तीसरा प्रकार है लवणीय व क्षारीय। इसका रंग कैसा होता है? भूरा। केवल लवणीय का रंग कैसा है? तो सफ़ेद। केवल क्षारीय का रंग कैसा है? काला। और इन दोनों का मिक्सचर लवणीय व क्षारीय का रंग कैसा है? तो तीसरा प्रकार है इसका रंग कौन सा है? भूरा। और इसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। लवणीय का 8.5 से कम, क्षारीय का 8.5 अधिक और लवणीय व क्षारीय मृदा का भी 8.5 से अधिक। इसका नाम गेद्रेज के अनुसार सोलोडाई रखा गया। तो गेद्रेज ने इसका नाम क्या रखा? सोलोडाई। क्षारीय का रखा सोलोनट्स और लवणीय का रखा सोलन चाक। इसमें आयंस लवणीय व क्षारीय दोनों आयंस पाए जाते हैं क्योंकि इसका नाम ही लवणीय प्लस क्षारीय है। तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फाइड और सोडियम कार्बाइड आदि, इसमें नाइट्रेट आदि क्या पाए जाते हैं? आयंस पाए जाते हैं। और इसकी विद्युत चालकता 4 से अधिक होती है। लवणीय की भी विद्युत चालकता 4 से अधिक और लवणीय व क्षारीय की चालकता भी 4 से अधिक, लेकिन क्षारीय की विद्युत चालकता 4 से कम होती है। विनिमय सोडियम या ESP इसकी 15% से अधिक होती है और क्षारीय की भी 15% से अधिक होती है, लेकिन लवणीय की 15% से कम होती है। अब हमने इनका एक सारणी के रूप में देख लिया। अब हम एक एक अध्ययन करते हैं। पहली मृदा है लवणीय मृदा। इनकी विद्युत चालकता 4D प्रति मीटर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। हमने पहले देख लिया है 4 से ज़्यादा होती है इसकी विद्युत चालकता। और इसकी विनिमय सोडियम क्षमता 15% से कम होती है। इसमें विनिमय सोडियम क्षमता 15% से क्या होती है? कम होती है। और इसका पीएच मान 8.5 से कम होता है। इसका पीएच मान 8.5 से कम होता है। ये हमने पहले ही सारणी में देख लिया है। इस प्रकार की मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा पोटेशियम के घुलनशील लवण मुख्यतः क्लोराइड व सल्फाइड पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः NaCl। तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड व सल्फाइड पाए जाते हैं। और उसके मुख्यतः कौन सा है? तो NaCl, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, जिससे मिट्टी पर सफ़ेद या भूरे रंग का बारीक भुरभुरा पाउडर दिखाई देता है। तो लवण की परत जम जाती है तो कैसी दिखती है? सफ़ेद या भुरभुरा पाउडर के रूप में दिखाई देती है। तो हिलगार्ड ने इसे सफ़ेद ऊसर व गेद्रेज ने उसे सोलन चाक कहा। गेद्रेज के बारे में हमने पहले ही पढ़ा। गेद्रेज ने क्या कहा? तो इसे सोलन चाक कहा। लेकिन पूछ ले हिलगार्ड मोदी ने क्या कहा? तो इसे सफ़ेद ऊसर कहा। लवणीय मृदा को हिलगार्ड ने सफ़ेद ऊसर व गेद्रेज ने उसे सोलन चाक नाम दिया। लवणों की सांद्रता को इलेक्ट्रिक
कंडक्टिविटी इसी द्वारा नापते हैं। तो मृदा में लवणों की घुलनशीलता की सांद्रता को इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसी के द्वारा नापते हैं। लवणों की सांद्रता को किसे नापते हैं? तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से। इस प्रकार की मृदा का निर्माण उच्च तापमान शुष्क व अशुष्क क्षेत्रों में होता है। तो लवणीय व क्षारीय दोनों का ही हमने पहले अध्ययन किया था कि मृदा शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में व उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लवणीय मृदा किस में पाई जाती है? जहाँ पर उच्च तापमान शुष्क व अर्धशुष्कों में होता है। लवणीय मृदा को थूर, रेय एवं लूणी मृदा भी कहते हैं। तो लवणीय मृदा को थूर मृदा कहते हैं पंजाब में, और लवणीय मृदा को रे कहते हैं गुजरात में, और लूणी कहते हैं राजस्थान में। तो थूर क्या लवणीय मृदा को पंजाब में किस नाम से जानते हैं? तो थूर के नाम से, गुजरात में जानते हैं रे के नाम से, एवं राजस्थान में जानते हैं लूणी के नाम से। क्योंकि राजस्थान में हम नमक को भी क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में पश्चिमी विशेष तौर पश्चिमी राजस्थान में लूण कहते हैं। तो इसी का नाम भी क्या करते हैं? तो इसे लूणी भी कहते हैं। अब लवणीय मृदा का प्रबंधन, तो इसमें इसका पहला प्रबंधन है निक्षालन द्वारा। अच्छे पानी से हानिकारक लवणों को पौधों के जड़ से नीचे भेज दिया जाता है। तो पहला प्रबंधन कौन सा है? तो निक्षालन विधि द्वारा अच्छे पानी से हानिकारक लवणों को पौधों से जड़ों से नीचे भेज दिया जाता है। दूसरा प्रबंध है इसका गोबर की खाद का प्रयोग करना। हमने अम्लीय मृदा में पढ़ा था कि गोबर की खाद से मृदा क्या होती है? अम्लीय होती है। अगर हम इसका गोबर का खाद अम्लीय मृदा के लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसमें करेंगे तो मृदा क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। तो इसमें गोबर खाद का प्रयोग करेंगे और इसमें बार बार हल्की सिंचाई करेंगे। तीसरा इसमें क्या प्रबंध है? हल्की हल्की सिंचाई करना, गोबर की खाद का प्रयोग करना और निक्षालन द्वारा अच्छे पानी से हानिकारक लवणों को पौधों के जड़ से नीचे भेज दिया जाता है। तो यह थी लवणीय मृदा। अब हम बात करते हैं क्षारीय मृदा के बारे में। तो विनेमिल सोडियम ESP की मात्रा अधिक होने से इनकी भौतिक दशा खराब होती है। तो क्षारीय मृदा की भौतिक दशा क्या होती है? खराब होती है। हमने अम्लीय मृदा पढ़ा था, अम्लीय मृदा की भौतिक दशा अच्छी होती है, लेकिन क्षारीय मृदा की भौतिक दशा खराब होती है, क्योंकि इस ESP की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और इसमें विद्युत चालकता 4 DS प्रति मीटर से कम होती है। इसमें विद्युत चालकता क्या होती है? 4 से कम होती है। तथा ESP विनेमिल सोडियम परसेंट 15% से अधिक होता है। इसमें विनेमिल सोडियम कितना होता है? तो 15% से अधिक होता है। तथा pH 8 पॉइंट से अधिक होता है। तो इसका pH कितना होता है? 8 पॉइंट से अधिक होता है। इसका pH कितना? 8 पॉइंट से अधिक, ESP 15% से अधिक और विद्युत चालकता 4 से कम होती है। हिलगार्ड ने इसे काली ऊसर का, हिलगार्ड मुझे इसका नाम क्या दिया? काली ऊसर, और गेद्रेज ने इसका नाम दिया सोरोनेटस। तो गेद्रेज ने क्या नाम दिया इसका? सोरोनेटस, और हिलगार्ड मुझे दिया काली ऊसर। यह मृदा भूमि में एक घुलनशील सोडियम कार्बोनेट NO2 एवं बाइकार्बोनेट NaHCO आयनों की अधिकता से बनता है। तो यह मृदा भूमि में एक घुलनशील सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट आयनों की अधिकता से बनता है। तो यूपी में क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा के नाम से, वे गुजरात में इसे सार कहते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है मृदा समीक्षा एवं प्रबंधन में दूसरा लवणीय व क्षारीय मृदा एवं उनका प्रबंधन। ऐसी मृदा में विलेय लवण और विनेमिल सोडियम दोनों अधिक मात्रा में होते हैं, अर्थात दोनों प्रकार की मृदाओं में गुण पाया जाता है। तो लवणीय व क्षारीय मृदाएं एवं उनका प्रबंधन में हम अध्ययन करे थे। ऐसी मृदा में विलेय लवण तथा विनिमयशील सोडियम ESP दोनों अधिक मात्रा में होते हैं, अर्थात दोनों प्रकार की मृदाओं में एक गुण पाया जाता है। इन मृदाओं में विद्युत चालकता 4 DS प्रति मीटर से अधिक व विनिमय सोडियम 15% से अधिक
ईएसपी कितना होती है, तो 15% अधिक तथा पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। गेद्रेज ने इसका नाम क्या दिया, सोलाडाई। हिलगार्ड ने इसका नाम रेहेली उसर दिया। हमने इस एक सारणी में बनाकर इसका संपूर्ण अध्ययन किया था। तो ऐसी मृदा में विलेय लवण और विनेमिल सोडियम दोनों अधिक मात्रा में होते हैं, अर्थात दोनों प्रकार की मृदाओं में गुण पाया जाता है। इन मृदाओं में विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर से अधिक, विनेमिल सोडियम 15% से अधिक तथा पीएच 8.5 से अधिक होता है। गेद्रेज ने इसका नाम क्या दिया, लवणीय व सारी मृदाओं का नाम क्या दिया, तो इसका नाम दिया सोलाडाई। व हिलगार्ड ने इसका नाम दिया रेहेली उसर। लवणीय सारी मृदाओं का प्रबंधन, पहला है इसका भौतिक उपाय। तो भौतिक उपाय में खुरचना, दूसरा है निस्सालन द्वारा खेत में पानी भरकर लवणों को जड़ से नीचे ले जाना। तो भौतिक उपाय में पहला कौन सा है, खुरचना, दूसरा निस्सालन और तीसरा है लवणों का बहना या अपसालन। लवणों का बहना क्या कहते हैं हम, अपसालन, निस्सालन और खुरचना। दूसरा है रासायनिक उपाय, जिसमें जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 CaSO4 का प्रयोग। इसमें 29.2% कैल्शियम व 18.6% सल्फर पाया जाता है। तो जिप्सम में क्या पाया जाता है, तो इसमें 29.2% तो क्या होता है, कैल्शियम होता है और 18.6% सल्फर पाया जाता है। तो लवणीय सारी मृदाओं के रासायनिक उपाय में हम काम लेते क्या, तो जिप्सम CaSO4 का प्रयोग इसमें करते हैं। इसमें 29.2% कैल्शियम होता है, 18.6 सल्फर पाया जाता है। अब इधर है रसायन और 1 टन जिप्सम की समतुल्य हेतु मात्रा, 1 टन जिप्सम की समतुल्यता हेतु मात्रा टन में। तो इधर है जिप्सम के समतुल्य और इधर है रसायन। सबसे पहले आयरन पायराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है FeS2, आयरन पायराइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या है FeS2 और इसकी जिप्सम के समतुल्य मात्रा है तो 0.62 टन। 0.62 टन किसकी मात्रा है, तो आयरन पायराइड्स की। अगला है गंधक अम्ल H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, जिसकी मात्रा है 0.57 टन। और अगला है आयरन सल्फेट FeSO4 0.7H2O, इसकी मात्रा है 1.62। सबसे कम प्रभावशाली कौन सा है, तो वह है आयरन सल्फेट। अगला है सल्फर, इसकी मात्रा है 0.19, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। तो रसायन है आयरन पायराइड FeS2, जिसका समतुल्य जिप्सम के समतुल्य मात्रा टन में। तो आयरन पायराइड है 0.62 टन, गंधक अम्ल H2SO4 है 0.58 टन और आयरन सल्फेट FeSO4 7H2O ये इसकी मात्रा है 1.62। सबसे कम प्रभावशाली कौन सा है, तो वो है आयरन सल्फेट FeSO4 7H2O। और अगला है सल्फर, इसकी मात्रा होती है 0.19। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा है, तो वो है सल्फर। और सल्फर की मात्रा कितनी है, तो 0.19। और सबसे कम प्रभावशाली आयरन सल्फेट, जिसकी मात्रा होती है 1.14%। तो हमने सबसे पहले भौतिक उपाय, उसके बाद रासायनिक उपाय और अब हम अध्ययन करें जैविक उपाय के बारे में। तो जैविक उपाय में ढेंचा की हरी खाद, सिरा या प्रेस मड, जो शुगर मिलों से प्राप्त उत्पाद को क्या कहते हैं, तो सिरा या प्रेस मड कहते हैं। तीसरा है गोबर की खाद। तो जैविक उपाय कौन कौन से हैं, ढेंचा की हरी खाद डालनी चाहिए, सिरा या प्रेस मड का प्रयोग करना चाहिए और गोबर की खाद डालनी चाहिए। अगला है मृदा प्रबंधन के उपाय। इसमें खेत की गहरी जुताई 15 से 20 सेमी तक करनी चाहिए। अब मृदा का प्रबंधन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले खेत की गहरी जुताई 15 से 20 सेमी तक करनी चाहिए। दूसरी, बुआई की विधि, कुंड की ढलान पर बुआई करें। तो जहाँ लवणीय व सारी मृदा भ्रष्ट है तो बुआई कैसे होनी चाहिए, कुंड के ढलान पर होनी चाहिए, जिससे क्या है वर्षा में लवण और सार बेकर चले जाते हैं और मृदा क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। तो खेत की पहली गहरी जुताई करनी चाहिए, लगभग 15 से 20 सेमी तक करनी चाहिए। और अगली है बुआई की विधि, कुंड की ढलान पर बुआई करें, कुंड की ढलान पर बुआई करें। तो अगला है बीज की मात्रा सामान्य से 20 से 25% अधिक रखें। चौथा है सिंचाई में बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करें
और सिंचाई थोड़ी अधिक मात्रा में, सामान्य की तुलना में थोड़ी अधिक मात्रा में सिंचाई करें और ज़्यादातर बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करें। अगला है जीवाश्म पदार्थों का प्रयोग। तो ये क्या करते हैं, अम्लता बढ़ाते हैं, जिससे मृदा क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। अगला है उचित फसल चक्र अपनाएं। और सातवां है उर्वरक प्रयोग का उचित ढंग से प्रयोग करें। तो उर्वरक प्रयोग का उचित ढंग कैसे, कौन कौन सा है। सबसे पहले साधारण मृदा के मुकाबले समशीतोष्ण भूमि में 20 से 25% अधिक उर्वरक का प्रयोग करें। तो उर्वरक डालने का सही ढंग क्या है, तो साधारण मृदा के मुकाबले समशीतोष्ण भूमि में 20 से 25% उर्वरक का प्रयोग करें। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को एक साथ दे देकर 3 बार में दें। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को एक साथ दे देकर 3 बार में दें। लवण युक्त उर्वरकों का प्रयोग न करके अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि मृदा पहले ही क्या है, अम्लीय क्षारीय ग्रसित है। तो इसका अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे क्या होगी, मृदा उदासीन होगी। चौथा है अमोनिया सल्फेट, अमोनिया क्लोराइड और यूरिया आदि अम्लीय प्रकृति के उर्वरक हैं। अमोनिया सल्फेट, अमोनिया क्लोराइड और यूरिया आदि क्या है, अम्लीय प्रकृति के उर्वरक हैं। कौन कौन से अम्लीय प्रकृति के उर्वरक हैं, तो वो है अमोनिया सल्फेट, अमोनिया क्लोराइड और यूरिया। और ये थे उर्वरकों का उचित ढंग से प्रयोग। और हमारा सातवां था उर्वरक का प्रयोग। और आठवां है लवण सहनशील फसलों एवं किस्मों का चयन करें। तो लवण सहनशील किस्में कौन कौन सी है, तो पहली है उच्च लवण में सार सहनशील। उच्च लवण में सार सहनशील फसलें कौन कौन सी है, तो जौ, चकुंदर, डेंसा, शलजम, खजूर, आंवला, कपास, पालक और शकरकंद। जौ, चकुंदर, डेंसा, शलजम, खजूर, आंवला, कपास, पालक और शकरकंद क्या है, तो ये उच्च लवण और उच्च सार सहनशील फसलें हैं। कौन कौन सी है, तो वापिस देखिए, जौ, चकुंदर, डेंचा, शलजम, खजूर, आंवला, कपास, पालक, शकरकंद। जौ, चकुंदर, डेंचा, शलजम, खजूर, आंवला, कपास, पालक और शकरकंद। अब है मध्यम लवण में सार सहनशील फसलें। तो उसमें है गेहूं, जई, धान, तारामीरा, सरसों, मेथी, रिचका, मक्का, बाजरा, राई, ज्वार, टमाटर, फूलगोभी, बरसीम, आलू, प्याज, बैंगन और अनार। तो मध्यम लवण में सार सहनशील फसलें कौन कौन सी है, तो गेहूं, जई, धान, तारामीरा, सरसों, मेथी, रिचका, मक्का, बाजरा और राई, ज्वार, टमाटर, फूलगोभी, बरसीम, आलू, प्याज, बैंगन और अनार। अगले लवण सार असहनशील। ये तो थी सहनशील और ये है लवण सार असहनशील। असहनशील फसलें कौन सी, मुख्यतः लेग्यूमिनेसी कुल वाली दाल वाली फसलें क्या है, असहनशील होती है, जिसमें सेम, मूंग, उड़द, चना, मोट, मटर, भिंडी, लौकी, सेव, संतरा, नींबू, पपीता, अमरूद और तुरई। तो सेव, मूंग, उड़द, चना, मोट, मटर, भिंडी, लौकी, सेव, संतरा, नींबू, पपीता, अमरूद और तुरई, ये क्या है, लवणसार असहनशील फसलें हैं। अब हम अध्ययन करेंगे विभिन्न फसलों की लवण सहनशील किस्मों के बारे में। सबसे पहले हम गेहूं की बात करते हैं। तो पहली गेहूं की किस्म है खाचरिया 65 या इसे K65 भी कहते हैं। खाचरिया 65 या K65, राज 377, कल्याण सोना, राज 1972, RS1 व RS31, KRL1 व 4, लोक 1, RL19। तो गेहूं की लवण सहनशील किस्म कौन कौन से, गेहूं की लवण सहनशील किस्मों में पहला है खाचरिया 65 या जिसे K65 कहते हैं, राज 377, कल्याण सोना, राज 1972, RS1, RS31, KRL1, KRL4, लोक 1, RL19। खाचरिया 65 या K65, राज 377, कल्याण सोना, राज 1972, RS1, RS31, KRL1, KRL4, लोक 1 और RL19। अब बात करते हैं जो कि लवण सहनशील किस्म में पहले ये BL सेकेंड या बिलाडा 2, RD 103 और RD 37। तो BL2 या बिलाडा 2, RD 103 और RD 37। BL2 या जिसे हम बिलाडा 2 कहते हैं, RD 103, RD 37। अगली है धान की किस्में पद्मा, लुनीश्री, IR 2, 8 और 21।
IR2, IR8 और IR21। धान की लवण सहनशील किस्में कौन कौन सी है? पहली है पद्मा, लूनीश्री, IR2, IR8 और IR21। अगली है तरबूज की, पहली है शुगर बेबी। पहली लवण सहनशील किस्म कौन सी है? तो शुगर बेबी, दुर्गापुरा सफ़ेद केसर और दुर्गापुरा केसर। तरबूज की शुगर बेबी, दुर्गापुरा सफ़ेद केसर और दुर्गापुरा केसर। अगली है अलसी की लवण सहनशील किस्में RL31, RL102 और त्रिवेणी। RL71, RL71, RL102 और त्रिवेणी। RL71, RL102 और त्रिवेणी। तो हमने मृदा विज्ञान की मृदा समीक्षाओं में लवण, अम्ल, लवण और क्षारीय मृदाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब इसके प्रबंध के बारे में एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो पहली मृदा है हमारी अम्लीय मृदा और इसका प्रबंधन करते हैं चूना और रोकफाट पेड़ से। तो अम्लीय मृदा का सुधार किससे करते हैं? तो चूना और रोकफाट पेड़ से। अगली है लवणीय मृदा, इसमें सुधार करते हैं निष्पंदन या निक्षालन या जैसे लीचिंग के द्वारा और अपसालन या पानी में लवण को बहाकर और FIM या गोबर के द्वारा। तो अम्लीय मृदा का सुधार होता है चूना और रॉक फास्फेट से। लवणीय मृदा का होता है निष्पंदन या निक्षालन के द्वारा, अपसालन या बाहर के द्वारा और गोबर का प्रयोग या FIM के प्रयोग के द्वारा। अब बात करते हैं क्षारीय मृदा के मृदा सुधार। तो पहला है जिप्सम के द्वारा। लवण और अम्लीय होती है चूना और रॉक फास्फेट, क्षारीय होती है जिप्सम। दूसरा है डेंसा, जिसकी हरी खाद का प्रयोग करके, और डेंसा का वैज्ञानिक नाम है सासबेनिया एकुलेटा। डेंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सासबेनिया एकुलेटा। तीसरा है मोलासेज का प्रयोग। तीसरा कौन सा है? मोलासेज का प्रयोग। अब है लवणीय व क्षारीय मृदा का सुधार। तो एक है आयरन पाइराइड। कौन सा? तो आयरन पाइराइड और मेलासेज का प्रयोग। आयरन पाइराइड और मेलासेज का प्रयोग। वापिस देखते हैं मृदा सुधारक। अम्लीय मृदा का सुधार करते हैं चूना और रॉक फास्फेट से। लवणीय मृदा करते हैं निष्पादन या निक्षालन या लीचिंग के द्वारा, अपसालन या बाहर के द्वारा और FIM या गोबर के प्रयोग के द्वारा। और क्षारीय मृदा का सुधार करते हैं जिप्सम के द्वारा, डेंसा या हरी खाद का प्रयोग और सासबुलेनिया एकुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है डेंसा का। और अगला है मोलासेज का प्रयोग। लवणीय व क्षारीय मृदा का सुधार होता है आयरन पाइराइड और जिसका सूत्र है FeS2 और मेलासेज का प्रयोग। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास लवणीय व क्षारीय मृदाओं के प्रबंध के बारे में और उसकी अन्य जानकारी के बारे में। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। तो हम कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण चर्चा बाकी रह गई वो पूरी कर लेते हैं। तो क्षारीय मृदा या एल्काइन सॉइल क्षारीय मृदा भूमि में एक घुलनशील सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एवं बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 आयनों की अधिकता से बनती है। इन मृदाओं का रंग काला होता है एवं यूपी में उसे ऊसर मृदा, गुजरात में उसे सार मृदा के नाम से जानते हैं। ये अर्ध शुष्क एवं अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है। इसका प्रबंधन है जिप्सम CaSO4 2H2O का 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। तो जिप्सम का प्रयोग कितना करें? तो 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। या आयरन पाइराइड FeS2 या आयरन सल्फेट का प्रयोग करें। इसमें 22% सल्फर होता है। आयरन सल्फेट में कितना सल्फर होता है? तो 22%। हरी खाद एवं मोलासेज का प्रयोग करें। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। लवणता व क्षारीय प्रतिरोध किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदाओं में ही करते हैं, लवणीय मृदाओं में इनका प्रयोग अनुपयुक्त है। तो जिप्सम का प्रयोग किसमें करते हैं? तो क्षारीय मृदाओं में। तो ये वर्ग विद्युत चालकता, pH मान और विनिमय सोडियम, इसे ESP% कहते हैं। लवणीय मृदा जिसका विद्युत चालकता है 4 से अधिक, pH मान 8.5 से कम और विनिमयशीलता सोडियम है 15 से कम। अगला है क्षारीय मृदा, इसकी विद्युत चालकता होती है 4 से कम और इसका pH मान होता है 8.5 से 10.5 या 10%, 8.5 से 10%। और इसकी ESP% है 15 से अधिक। अगली है लवणीय क्षारीय मृदा, इसकी विद्युत चालकता है 4 से अधिक, pH मान है 8.5 से कम या अधिक और इसकी विनिमय सोडियम क्षमता है 15 से अधिक। अब ये चूनायुक्त मृदाओं या कैल्शियस मृदाएँ।
तो मृदाएँ जिनका पीएच मान 7 से 8.5 होता है एवं कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है उसे कौन सी मृदा कहते हैं? तो कैलकेरियस मृदा कहते हैं। यह फसलें उच्च लवण सहनशील या सहनशील फसलें, मध्यम से और अल्प। तो फसलें जिसमें जो जेंचा, चुकंदर, तंबाकू, सरसों, कपास। मध्यम के मायने धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, गेहूँ, राई, जई। और अल्प में सनई, उर्द, मूंग, चना, मटर। चारे की फसलें रोडस घास, खस घास, सूडान घास, जवार घास, बाजरा, मक्का, बरसीम, रजगा और गंवार। अगर साग के मायने चुकंदर, पालक, मूली, शलजम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सलाद, खीरा, लौकी, करेला, आलू, टमाटर, मटर, गाजर, प्याज और सेम। अगली है फल वाली में खजूर, फालसा, आंवला, अनार, जैतून, अंगूर, अमरूद, आम, केला, नाशपाती, सेब, नारंगी, बादाम, नींबू, स्ट्रॉबेरी। अब ये फसलों की कुछ लवणरोधी किस्में। गेहूँ की है K65, कल्याण सोना, राज 377, लोक 1, RL 19, जो कि है BL2 या बिलारा 2, RDX 3। तरबूज की है शुगर बेबी और दुर्गापुरा केसर। ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अम्लीय, क्षारीय और लवणीय मृदा और उसके प्रबंध के बारे में। तब तक के लिए सभी साथियों का थैंक यू।